तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एक बड़ा झटका देते हुए कंपनी की ओर से नोएडा में अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में बनाए गए 2 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नोएडा सेक्टर 93 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैटों वाले दोनों टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था और सुपरटेक की ओर से इन्हें अपनी लागत पर 3 महीने की अवधि के अंदर तोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को इन तमाम टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ रकम वापस करने का भी आदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक में 1710 करोड़ की 180 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और शिलान्यास भी किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस लखनऊ पर बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह की लखनऊ में आज श्रद्धांजलि सभा में राजनीति चरम पर नजर आई। भाजपा उत्तर प्रदेश की इकाई ने इसका आयोजन किया था। इसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे थे, जबकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किनारा किया। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार में संपन्न हुई इस कार्यक्रम में श्रद्धा के बोल से भी सियासी कहानी सुनाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के 1 सितंबर को होने वाले 13वीं संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। 80,000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि अतरौली के KMV इंटर कॉलेज में 13वीं होगी, जहां पर सामान्य और VVIPों के लिए 2 पंडाल सजाए गए हैं। 700 से ज्यादा हलवाई और कारीगर प्रसाद तैयार कर रहे हैं, जिसमें राजस्थानी लड्डू से लेकर के कई व्यंजन भी शामिल हैं। 1 सितंबर को संस्कार सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात को 8 बजे तक जारी रहेगा। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर युवा चेतना ने जनता रसोई शुरू कर दी है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने गरीब और वंचित वर्ग के तमाम लोगों के बीच भोजन बंटवाया है। तो वहीं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चेतना मानव सेवा में सक्रियता से काम कर रही है और युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। युवा चेतना उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में लगातार गरीब, वंचित, जरूरतमंद और मजदूर वर्ग के लोगों के बीच सेवा कार्य में जुटी हुई है। आज लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ हमने जरूरतमंद लोगों के बीच जनता की रसोई के माध्यम से भोजन वितरण किया है। हम लगातार समाज के प्रबुद्ध और सबल वर्ग से अपील कर रहे हैं कि निर्बल और दुर्बल लोगों की सेवा में आगे आएं और उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी धर्मस्थल पर मांस मदिरा का सेवन नहीं किए जाने के आदेश जारी किए थे, तो उसके बाद देवबंदी उलेमाओं ने इस आदेश का स्वागत किया है। और इस बीच देवबंदी उलेमा मुफ्ती अशद कासमी ने कहा कि योगी सरकार की ओर से जो आदेश आया है, हम माननीय योगी जी के इस आदेश का स्वागत करते हैं और हम तमाम देशवासियों से ये अपील करेंगे कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इन धार्मिक स्थलों पर मांस मदिरा का सेवन न करें और योगी सरकार के आदेश को अमल में लाएं। योगी सरकार की जानिब से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे जितने भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पर मीट का सेवन या इसी तरीके से ड्रिंक का सेवन करने पर पाबंदी का जो आदेश आया है, तो हम माननीय योगी जी के इस आदेश का स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा आदेश उन्होंने जारी किया है और हम तमाम ही देशवासियों से भी अपील करेंगे कि जितने भी धार्मिक स्थल है, हालांकि इन धार्मिक स्थलों पर इस तरीके के काम नहीं होते, लेकिन फिर भी हम अपील करेंगे कि इन धार्मिक स्थलों को परवरदिगार ने, भगवान ने जिसके लिए मुंतखब किया है, वही अमल किया जाए।
अपर मुख्य सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग के निजी सचिव विशंभर दयाल की ओर से आत्महत्या के प्रयास के मामले में आईजी लक्ष्मी सिंह ने जांच शुरू कर दी है। बापू भवन कार्यालय से मिले सुसाइड नोट की जांच के सिलसिले में उन्होंने लोहिया अस्पताल पहुंचकर पहले विशंभर दयाल का हालचाल जाना, उसके बाद परिजनों का फौरी बयान भी लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने बहन के ससुराल वालों से संबंधित मामले को लेकर औरास पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। खुद को गोली मारने की घटना से औरास थाने से जुड़े होने पर आईजी देर शाम औरास थाने पहुंची, जहां उन्होंने एसपी अविनाश पांडे से संबंधित मामले को लेकर बातचीत भी करी है। तो वहीं दूसरी तरफ झांसी में एसएसपी शिवहरि मीना का अनोखा अंदाज देखने को मिला। फरियाद लेकर उनके पास पहुंची महिला के बेटे को पहले स्वयं की कुर्सी पर बैठा दिया, उसके बाद दूसरी कुर्सी पर बैठकर महिला की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। तो वहीं महिला ने बताया कि उसकी शादी एक सिपाही से हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने हैसियत के अनुसार 15 लाख की शादी की थी। शादी के बाद उसका पति उस पर अतिरिक्त रुपयों की मांग कर रहा था, जिसे ना देने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जहां तक कि उसे पागल बनाने की भी कोशिश की जा रही थी। संभल में जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद गिरी ने तालिबान और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बर्क अब तक देश के विभाजन में लगे हैं। उन्हें न तिरंगा पसंद है, न ही वंदे मातरम, न भारत माता की जय। बर्क ने तालिबान के समर्थन में ही बयान दिया है। शफीकुर रहमान का चरित्र आज से नहीं, जब से वो मुस्लिम लीग में थे, तो ये उस मुस्लिम लीग यानी कि जिन्होंने देश के विभाजन की बात उठाई, और वो तब से लेकर आज तक फिर से भारत के बंटवारे में ही लगे हैं। उनको भारत का राष्ट्रगान पसंद नहीं है, उनको भारत का वंदे मातरम पसंद नहीं है, उनको भारत माता की जय पसंद नहीं है। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में बुजुर्ग को बंधक बनाने का मामला सामने आया। दरअसल कुछ बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को हथियार के बल पर बंधक बनाते हुए लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जाते जाते सीसीटीवी की डीवीआर को भी अपने साथ ले गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए बदमाशों की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो बुजुर्गों को बंधक बनाया गया था और राजनगर में लाखों की लूट को अंजाम दिया गया था। यहाँ पुलिस मौके पे मौजूद है और घटना की सूचना जो हमें मिली है वो तकरीबन 5 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ मौके पर आई और इनका कहना है कि पति पत्नी यहाँ रहते हैं, ऊपर इनके किराएदार हैं, साथ में कुछ नौकर चाकर भी हैं जो अपने कमरे में रहते हैं 24 घंटे। तो वहीं कानपुर की एक मनी वॉलेट कंपनी के 400 से ज्यादा ग्राहकों के खाते से 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ये रकम अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, मुंबई के श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट और एक अन्य एनजीओ केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर बनी जाली अकाउंट से किए गए हैं। आपको बता दें कि ये खेल 18 मई 2021 से 15 जून 2021 के बीच हुआ और इसका खुलासा तब हुआ जब मनी वॉलेट कंपनी को लेन देन की सुविधा देने वाले यस बैंक के पास ग्राहक की शिकायत पहुंचने लगी। कंपनी के लीगल अफसर ने बैंक के साथ मिलकर अपने स्तर से मामले की जांच कराई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। तो वहीं आरोप है कि आधार कार्ड के जरिए पैसा निकालने वाले लोगों के थंब इंप्रेशन क्लोन करते हुए ठगी की गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। थरियाव थाने के प्रभारी निरीक्षक नंद लाल सिंह ने बताया कि एक गांव में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार होने की घटना रविवार रात की है। उन्होंने बताया कि पीड़िता गांव में भीख मांगकर अपना भरण पोषण किया करती थी। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सतर्कता और सावधानी बढ़ा दी गई है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन के लिए फिर से जागरूक किया जा रहा है। घर से बाहर निकलने पर मास्क की अनिवार्यता होगी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर परहेज करने के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ये निर्देश दिए हैं।
तो वहीं घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोंडा में हाहाकार मचा हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर घाघरा बह रही है और ये स्तर 50 सेंटीमीटर ऊपर है। बैराजों से घाघरा नदी में करीबन 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में तेजी से कटान हो रहा है, जिसके कारण नदी की धारा में समाई 800 बीघा फसल और 97 गांव की 40,000 की आबादी बाढ़ के खतरे को झेल रही है। तो वहीं प्रशासन कटान से प्रभावित होने वाले परिवारों का सर्वे करने में जुटा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते नजर आए। सीएम ने मंडलायुक्त कुमाऊं और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देशित किया है कि तमाम जो प्रभावित हैं इस आपदा से उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, यातायात को सुचारू किया जाए और साथ में सीएम धामी ने इस दौरान इस आपदा में मृत लोगों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। उत्तराखंड में लगातार पुल टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल ने सरकार को चैलेंज कर दिया है कि सरकार उन्हें परमिशन देती तो वो रानी पोखरी के ब्रिज को 48 घंटे में बनाकर तैयार कर देंगे। 27 तारीख को ये पुल टूटा, आज 5 दिन हो गए। क्योंकि लोग इस रास्ते को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे और लोगों के अंदर चिंता है ये कैसे ठीक होगा, तो लोग ना परेशान हो रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो वो मेरे को भी अप्रोच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्नल साहब, आपने 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम करे, तो आप क्यों नहीं आते हैं और आप आगे आकर के। आने वाले 2 से 3 दिनों में देहरादून और मसूरी में बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के हिसाब से 31 अगस्त और 1 सितंबर को गढ़वाल मंडल और कुमाऊं के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। और मानसून के जो 3 महीने हमारे जून जुलाई अगस्त अब समाप्त हो ही गया, आज के दिन की रेन को लेकर चलेंगे और अब 1 महीना बाकी आगे जो है सितंबर हमारा अभी बचा। उत्तराखंड में बारिश का ऐसा कहर दिखा कि लोगों की जिंदगियां उजड़ गईं। कईयों ने अपनों को खोया तो कईयों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी। जल सैलाब से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बारिश ने ऐसा पानी फेरा कि लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बारिश का कहर इस कदर है कि लोगों की जिंदगियां खतरे में आ गई है। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के कारण लोगों की आशियाने उचड़ गए हैं। धारचूला के एक गांव जुम्मा में बादल फटने से तबाही मची हुई है। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र धारचूला के तोप जामुनी गांव जुम्मा तोप पर बादल फटने से वहां पर 7 लोगों के गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी जरूरी वहां के लिए इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं, 4 अभी भी नहीं मिल पाए। बादल फटने की घटना के बाद इलाके के दर्जनों घर जमींदोज हो गए हैं, जबकि जुम्मा गांव के पास भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 अन्य की मलबे में दबे होने की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी से बातचीत की और रेस्क्यू मिशन तेज करने का निर्देश दिए हैं। जो लोग जिनके घर वहां पर बह रहे हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम पूरी तौर पर कर रहे हैं। और साथ में मैं स्वयं वहां जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में अभी मौसम की खराबी के कारण से अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगस्त का आखिरी हफ्ता उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद खतरनाक रहा। आने वाले समय के बारे में मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को गढ़वाल मंडल और कुमायूं के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
देहरादून के समसपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, तो प्रदेश में सबसे अधिक बारिश 120 मिलीमीटर कुमायूं मंडल के बागेश्वर में हुई है। अगस्त में हमारा ओवरऑल रेनफॉल -23 रहा है, तो थोड़ा नॉर्मल से वो कम रहा है। और अब आगे अगर बात करें आज से लेके और 3 तारीख तक जो है, जो आगे 2 से 3 दिन के 4 दिन की अगर बात करें, तो इसमें एक्टिविटी अब प्रदेश में बहुत कम है। हल्की मध्यम कहीं कहीं पर बारिश मिलेंगी, चाहे वो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है या फिर गढ़वाल के भी जो है लोअर रीजन है या अंदर भी एका दुका जगहों में वो रेन्स मिलेंगी। तो मैं ये कहूंगा कि आइसोलेटेड एक्टिविटी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम बारिश जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। धारचूला के जुम्मा गांव में रविवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बादल फटने से जामुनी और नालपोली तोक में 7 मकान जमींदोज हुए। प्राकृतिक कहर से कई लोगों की जान गई तो कईयों के लापता होने की खबर है। कई लोगों की आशियाने उजड़ गए तो कईयों की जिंदगी की पूरी कमाई पानी पानी हो गई। किसानों की फसल चौपट हुई तो बहुत से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हुए। हालांकि सूबे के मुखिया धामी ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और राहत देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। लेकिन प्रकृति ने लोगों के साथ ऐसा खेल खेला कि लोगों की जिंदगियां कई साल पीछे चली गई। अब इनकी जिंदगी कब पटरी पर लौटती है ये कह पाना मुश्किल है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है। पहले रायपुर विधानसभा में बीजेपी के किले में सेंध लगाई गई, तो वहीं आज प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेता विनोद चौधरी ने अपने दल बल के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइनिंग करा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अलग कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन करा रहे थे। ऐसे में जब सवाल खड़े हुए तो कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य संगठन को मजबूत करने का है, जिसके लिए सभी को कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है। शहर पर 2 ही स्थानों पर नहीं चल रहा है। मुझे तमाम कांग्रेस के नेताओं के फोन आ रहे हैं कि यहां भी शामिल करना है, वहां भी शामिल करना है, और मैंने सभी से आग्रह किया है कि आप लोग जहां जहां पर उचित समझें वहां पर मेरी तरफ से स्वयं उनकी तरफ से जिनको उचित समझें उनको आप शामिल कर सकते हैं। मेरे बड़े भाई प्रीतम सिंह जी ने अगर कहीं पर कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल किया है तो ये स्वागत योग्य कदम है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और ये समझिए कि मैं भी अपरोक्ष रूप से उस मीटिंग में शामिल था। तो भले ही गणेश गोंदियाल ने यहां पर पेस्ट कंट्रोलिंग का काम किया है और कहा कि समझिए कि अपरोक्ष रूप से मैं वहां पर शामिल था, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक है? क्योंकि हरीश रावत कुछ करते हैं, प्रीतम सिंह कुछ करते हैं, गणेश गोंदियाल उस पर फिर पेस्ट कंट्रोलिंग करते हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।